नमस्कार बच्चों, इस वीडियो में हम हमारी पाठ्य पुस्तक कृतिका के पाठ 3 साना साना हाथ जोड़ी का अध्ययन करेंगे, जो मधु कांकरिया के द्वारा लिखा गया है। मधु कांकरिया का जन्म सन 1957 में कोलकाता में हुआ था। इन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र विषय में एमए किया था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं पत्ताखोर, जो कि उपन्यास है, बीतते हुए, सलाम आखिरी, खुले गगन के लाल सितारे, अंत में यीशु, ये कहानी संग्रह है। प्रस्तुत पाठ जो है साना साना हाथ जोड़ी, ये इनका एक प्रमुख यात्रा वृतांत है। और यात्रा वृतांत किसे कहते हैं बेटा? यात्रा वृतांत गद्य की एक विधा होती है, जिसमें जो लेखक होता है, जो रचनाकार होता है, वह अपनी यात्रा के अनुभवों को पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत करता है। इसमें लेखिका ने अपनी सिक्किम यात्रा का वर्णन किया है। लेखिका मधु कांकरिया शहरी जीवन से उकर के और घूमने के लिए यात्रा के लिए जाती हैं, और वे हिमालय पर्वत की यात्रा पर जाती हैं। वहां पर ताजा गिरती हुई बर्फ को देखती हैं और गंतोक शहर की सुंदरता को देखती हैं। इन सब का वर्णन लेखिका ने प्रस्तुत यात्रा वृतांत में किया है। उनके साथ उनकी सह यात्री मणि और उनका ड्राइवर जितेन नार्गे था, जो उनका गाइड भी था। तो प्रस्तुत यात्रा वृतांत में लेखिका ने सिक्किम की भौगोलिक, जनजीवन व प्रकृति संबंधी जानकारी हमें प्रदान की है। लेखिका ने बताया है कि लोगों में धर्म के संबंध में आस्था, विश्वास, धारणाएं सब जगह एक जैसे ही होते हैं, चाहे वह पहाड़ी क्षेत्र हो या मैदानी क्षेत्र हो। उन्होंने बताया कि जब वे सिक्किम घूमने के लिए गई, तो वहां पर भी लोगों में धर्म के संबंध में कुछ इस प्रकार की ही धारणाएं उन्होंने देखी थी। जितेन नार्गे ने उनको बताया कि कभी लॉन्ग स्टॉक में एक घूमते हुए चक्र को देखकर जो उनका गाइड था, उन्होंने लेखिका को बताया कि ये धर्म चक्र है और इसको घुमाने से घुमाने वाले के पाप नष्ट हो जाते हैं। साथ ही उन्होंने कुछ सफेद और कुछ रंगीन बौद्ध पताकाएं भी देखी थी। तो इससे स्पष्ट है कि लेखिका ने हमें बताया है कि धर्म के क्षेत्र में भारत के हर कोने में एक समान ही अवधारणाएं मौजूद हैं। प्रस्तुत यात्रा वृतांत में लेखिका ने सिक्किम के भौगोलिक, जनजीवन व प्रकृति संबंधी जानकारी देते हुए बताया है कि वहाँ के लोगों का जीवन कठोर है। जिस प्रकार मैदानी क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों का जीवन बहुत ही आसान होता है, वहाँ पर हर सुविधाएं उन्हें आसानी से मिल जाती हैं, वैसा जीवन पहाड़ी इलाकों में नहीं होता। वहाँ पर लोगों का जीवन बहुत ही मुश्किल होता है। बच्चे काफी ऊंचाई से और फिर नीचे तलहटी में पढ़ने के लिए आते हैं, पैदल ही भी आते हैं और फिर वापस जाते हैं। घर जाने के बाद भी मवेशी चराने का काम करते हैं, अपनी माँओं की सहायता करते हैं, लकड़ियों के गट्ठर लाते हैं उनके साथ। तो इस प्रकार उन लोगों का जीवन जो है वो बहुत ही मुश्किल होता है। दूसरा, वहाँ पर तापमान भी, जो ऊंचाई वाले इलाके हैं वहाँ पर तापमान भी कम होता है, ठंड बहुत अधिक पड़ती है। तो लेखिका ने ये जो यात्रा की, ये गंतोक, यूमथांग, लायुंग से कटाओ तक की उनकी यात्रा थी। और इस यात्रा के अनुभवों को लेखिका ने प्रस्तुत यात्रा वृतांत में हम सब पाठकों से साझा किया है। लेखिका ने बताया है कि उनका प्रमुख जो उद्देश्य था, वो गंतोक शहर की सुंदरता तो देखना था ही, साथ ही वे हिमालय पर गिरती हुई ताजा बर्फ को देखना चाहती थी। और ये बर्फ उन्होंने कटाओ में जाकर देखी थी, जो बहुत ही ऊंचाई पर था। कटाओ जो था उसको अभी, यानी यहाँ पर लोग बहुत ज्यादा आते जाते नहीं थे, टूरिस्ट स्पॉट इसको नहीं बनाया गया था। अगर इसको बना दिया जाता तो यहाँ पर लोगों का आवागमन अधिक होता और इसका प्राकृतिक सौंदर्य भी नष्ट हो जाता। तो इस यात्रा वृतांत में लेखिका ने अपनी यात्रा के जो अनुभव हैं उनको बहुत ही रोचक व क्रमबद्ध शैली में हमारे सम्मुख प्रस्तुत किया है, जिसको हम विस्तार पूर्वक यात्रा वृतांत में पढ़ेंगे, जो इस प्रकार है। मैंने हैरान होकर देखा, आसमान तो जैसे उल्टा पड़ा था तथा सारे तारे बिखरकर नीचे टिमटिमा रहे थे। दूर ढलान लेती तराई पर सितारों के कुछ गुच्छे रोशनियों की एक झालर सी बना रहे थे। क्या था वह? वह रात्रि में जगमगाता गैंगटोक शहर था। इतिहास एवं वर्तमान के संधि स्थल पर खड़ा मेहनतकश बादशाहों का ऐसा शहर था, जिसका सब कुछ सुंदर था,
सुबह, शाम व रात। इस यात्रा वृतांत में लेखिका ने गंगटोक शहर की सुंदरता, गंगटोक यानी गंगटोक जो कि सिक्किम की राजधानी है, उसकी सुंदरता का वर्णन करते हुए कहा है कि जैसे जब लेखिका ने उसकी सुंदरता को देखा या गंगटोक शहर को देखा तो उसको देखकर वे देखती रह गई। यानी चारों तरफ जो रोशनी थी वो इस तरह झिलमिला रही थी कि लेखिका उसको देख करके ठगी सी रह जाती है। लेखिका उसे मेहनतकश बादशाहों का शहर कहती है और कहती है कि यहाँ का सब कुछ सुंदर था, सुबह, शाम और रात। वह रहस्यमयी सितारों से भरी रात मुझमें सम्मोहन जगा रही थी और कुछ इस कदर जादू भरे क्षणों में मेरा सब कुछ स्थित था, अर्थहीन था। मैं, मेरी चेतना और मेरा आसपास, मेरे भीतर बाहर सिर्फ शून्य ही था और थी अतीन्द्रियता में डूबी हुई रोशनी की वह जादुई झालर। लेखिका ने बताया है कि जब वो गंगटोक शहर की सुंदरता को देखती हैं तो उसको देख करके वे ठगी सी रह जाती हैं, स्थगित रह जाती हैं। उसे देखकर उन्हें आत्मिक सुख मिलने लगता है और जैसे ही वो उस शून्य में डूबी हुई थी तो उसके बाहर भीतर सब जगह वह शून्य मौजूद थी। इसका तात्पर्य ये है कि लेखिका उस दृश्य में, उस सुंदरता में इतनी अधिक खो गई थी कि उन्हें और किसी भी बात का एहसास उस समय नहीं हो रहा था। तब धीरे धीरे एक उजास उस शून्य से फूटने लगा, एक नम्र प्रार्थना होठों को छूने लगी और धीरे धीरे जो लेखिका हैं मधु कांकरिया, वे उस सुख से, उस आत्मिक सुख से ऊपर उठने लगी। उस सौंदर्य से उनका मन ऊपर उठने लगा तो एक प्रार्थना उन्हें सुनाई दी। और प्रार्थना क्या थी? साना साना हाथ जोड़ी। साना साना का मतलब होता है छोटे छोटे हाथ जोड़ी, हाथ जोड़कर गर्दव प्रार्थना कर रही हूँ कि हमरो जीवन, कि हमारा सारा जीवन तिम्रो कौशैली, कि तिम्रो मीन्स अच्छाइयों को, कौशैली समर्पित हो। यानी जैसे ही लेखिका उस प्राकृतिक, उस सौंदर्य से, गंगटोक शहर की सौंदर्य से ऊपर उठ पाती हैं या अपने ध्यान को हटाती हैं, तभी उन्हें एक प्रार्थना सुनाई देती है कि मैं अपने छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि हमारा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। और ये जो प्रार्थना थी ये एक नेपाली युवती के द्वारा की गई थी और इसी की प्रार्थना के आधार पर लेखिका ने इस यात्रा वृतांत का शीर्षक साना साना हाथ जोड़ी रखा है, जिसका मतलब है छोटे छोटे हाथ जोड़कर। अगली सुबह हमें युमथांग के लिए निकल पड़ना था, पर आंख खुलते ही मैं बालकनी की ओर भागी। यहाँ के लोगों ने बताया कि अगर मौसम साफ हो तो बालकनी से भी कंचनजंगा चोटी दिखाई देती है, हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कंचनजंगा। किंतु मौसम अच्छा होने के बावजूद भी आसमान हल्के हल्के बादलों से ढका था। पिछले वर्ष की ही भांति इस बार भी बादलों के कपाट ठाकुर जी के कपाट की तरह बंद ही रहे। लेखिका ने कहा कि अगली सुबह हमें युमथांग के लिए निकल पड़ना था और आंख खुलते ही लेखिका बालकनी की ओर दौड़ती है। क्यों दौड़ती है? क्योंकि लेखिका वहां से कंचनजंगा चोटी देखना चाहती हैं, जो कि हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी है। किंतु मौसम अच्छा होने के कारण भी आसमान में बादल छाए हुए थे और जिसकी वजह से वे कंचनजंगा को नहीं देख पाती हैं। कंचनजंगा न दिखनी थी और न दिखी, पर सामने ही रकम रकम के रंग बिरंगे इतने सारे सुंदर फूल दिखाई पड़े कि लगा जैसे फूलों के बाग में आ गई हूँ। लेखिका ने बताया है कि कंचनजंगा तो उन्होंने नहीं देखी, लेकिन सामने इतने रंग बिरंगे विभिन्न प्रकार के फूल लेखिका ने देखे और उनको देखकर उन्हें ऐसा लगा कि मानो वे फूलों के बगीचे में आ गई हों। उनको देखकर लेखिका बहुत खुश भी होती हैं। बहरहाल गंगटोक से अब 149 किलोमीटर की दूरी पर युमथांग था। युमथांग भी एक जगह का नाम है और जो गंगटोक से 149 किलोमीटर की दूरी पर था। युमथांग का मतलब होता है घाटियां। सारे रास्ते हिमालय की गहनतम घाटियों तथा फूलों से लदी वादियां मिलेंगी आपको। ड्राइवर कम गाइड जितेन नार्गे ने मुझे यह सब बताया।
क्या वहां बर्फ मिलेगी? मैं बचकाने उत्साह से पूछने लगी। अब जैसे ही वे युमथांग के लिए रवाना होते हैं तो उसके बारे में जो जितेन नार्गे है वो उनको बताते हैं कि सारे रास्ते इसी तरह फूलों की वादियां आपको मिलेंगी। तो इसके बारे में लेखिका जितेन नार्गे से पूछती हैं कि क्या वहां मुझे बर्फ भी देखने को मिलेगी, लेकिन युमथांग में बर्फ देखने को नहीं मिलती है। बर्फ देखने के लिए और अधिक ऊंचाई पर जाना पड़ता है। चलिए तो जगह जगह गदराए पाइन और धूपी के खूबसूरत नुकीले पेड़ों का जायजा लेते हुए हम पहाड़ी रास्तों पर आगे बढ़ने लगे कि एक जगह दिखाई दी एक ही कतार में लगी सफेद सफेद बौद्ध पताकाएं किसी ध्वज की तरह लहराती हुई, शांति एवं अहिंसा का प्रतीक ये पताकाएं जिन पर मंत्र लिखे हुए थे। नार्गे ने बताया यहाँ बुद्ध की बड़ी मान्यता है और जब यहाँ किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी भी पवित्र जगह पर 108 श्वेत पताकाएं फहरा दी जाती हैं। नहीं इनको उतारा नहीं जाता, ये धीरे धीरे आप ही नष्ट हो जाती हैं। कई बार तो किसी नए कार्य की शुरुआत पर भी पताकाएं लगा दी जाती हैं, पर वे सारी पताकाएं रंगीन होती हैं। नार्गे बोलता जा रहा था तथा मेरी नजर उसकी जीप में लगी दलाई लामा की तस्वीर पर टिकी हुई थी। कई दुकानों पर भी मैंने ऐसी ही दलाई लामा की तस्वीरें देखी थी। अब लेखिका ने बताया कि जैसे ही वे आगे बढ़ रहे थे, पाइन व धूपी के खूबसूरत पेड़ों का जायजा लेते हुए, तो उन्हें एक कतार में कुछ सफेद बौद्ध जो पताकाएं हैं वो लगी हुई दिखाई दी और उन बौद्ध पताकाओं के बारे में जितेन नार्गे ने उनको बताया कि ये श्वेत पताकाएं किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु पर उसकी आत्मा की शांति के लिए लगा दी जाती हैं और इनको हटाया नहीं जाता है, ये स्वयं ही नष्ट होती हैं। दूसरा, उन्होंने रंगीन पताकाओं के बारे में भी बताया कि जब कोई शुभ कार्य होता है, नए कार्य की शुरुआत होती है, तो उस पर रंगीन पताकाएं लगा दी जाती हैं। हिचकोले खाती हमारी वो जीप थोड़ी और आगे बढ़ी। अपनी लुभावनी हंसी बिखेरते हुए जितेन बताने लगा, इस स्थान का नाम है कवि लॉन्ग स्टोक। अब उनकी जीप आगे बढ़ने लगती है, वे और आगे जाते हैं तो एक दूसरी जगह उन्हें देखने को मिलती है कवि लॉन्ग स्टोक। और वहां पर क्या था, यहाँ पर गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। तिब्बत के चीप से बम्पन ने लेपचाओं के सोमेन कुंजतेग के साथ कभी संधि पत्र पर यही हस्ताक्षर किए थे। एक पत्थर भी यहाँ स्मारक के रूप में है। उन्हीं रास्तों पर देखा एक कुटिया के अंदर घूमता हुआ चक्र। अब लेखिका ने कवि लॉन्ग स्टोक में एक घूमते हुए चक्र को भी देखा और उस चक्र की क्या मान्यता थी। नार्गे कहने लगा, मैडम यह धर्म चक्र है, प्रेयर व्हील। इसको घुमाने वाले के सारे पाप धुल जाते हैं। अब कवि लॉन्ग स्टोक में उन्होंने घूमता हुआ चक्र जो देखा, उसको देख करके जितेन नार्गे उन्हें समझाता है कि ये धर्म चक्र है और इसे घुमाने से घुमाने वाले के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। क्या मैं हंस पड़ती हूँ। चाहे मैदानी हो या पहाड़, तमाम वैज्ञानिक प्रगतियों के बावजूद भी इस देश की आत्मा एक जैसी है। यहाँ भी लोगों की आस्थाएं, विश्वास, अंधविश्वास, पाप पुण्य की अवधारणाएं और कल्पनाएं सब एक जैसी हैं। यानी लेखिका सोचती है कि चाहे पहाड़ी क्षेत्र हो या मैदानी क्षेत्र हो, लेकिन लोगों में जो आस्था, विश्वास, अवधारणाएं हैं वो सब जगह एक जैसी ही हैं और एक जैसी कल्पनाओं के कारण, अवधारणाओं के कारण पहाड़ी क्षेत्रों में भी अंधविश्वास व्याप्त है तथा मैदानी क्षेत्रों में भी अंधविश्वास व्याप्त है। रफ्ता रफ्ता यानी धीरे धीरे हम ऊंचाई की ओर बढ़ने लगे। बाजार, लोग और बस्तियां सब पीछे छूटने लगे। अब परिदृश्य के चलते चलते स्वेटर बुनती हुई नेपाली युवतियां और पीठ पर भारी भरकम कार्टून धोते बोने से दिखने वाले बहादुर नेपाली ओझल हो रहे थे। अब नीचे देखने पर घाटियों में ताश के घरों की तरह पेड़ पौधों के मध्य छोटे छोटे घर दिखाई देते थे। हिमालय भी अब छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में नहीं बल्कि अपने विराट वैभव के साथ
सामने आने वाला था। न जाने कितने यात्रियों, दर्शकों और तीर्थ यात्रियों का काम यह हिमालय, पल पल परिवर्तित हिमालय। अब वो गंतोक से आगे बढ़ने लगे थे और जैसे ही यानी कि युमथांग के रास्ते से वे बढ़ रहे थे तो जो घर थे वे पीछे छूटने लगे थे। नेपाली युवतियां जो बोझा ढोती हुई थी, चल रही थी या बोझा ढोती उन्हें दिखाई दे रही थी, वो सब पीछे छूट गई थी। और अब जो हिमालय है वो भी अपने छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में नहीं, अपितु एक विशालकाय पहाड़ के रूप में, पर्वत के रूप में उनके सम्मुख आने वाला था। और देखते ही देखते वीरान, संकरे तथा जलेबी की तरह घुमावदार होने लगे। रास्ते कैसे होने लगे? वीरान, संकरे और घुमावदार। हिमालय भी बड़ा होते होते विशालकाय होने लगा। घटाएं गहराती गहराती पाताल नापने लगी। वादियां भी चौड़ी होने लगी। बीच बीच में किसी करिश्मे की तरह रंग बिरंगे फूल शिद्दत से मुस्कुराने लगे। उन भीमकाय पर्वतों के बीच तथा घाटियों के ऊपर बने संकरे पक्के रास्तों से गुजरते यूं लग रहा था मानो किसी सघन हरियाली वाली गुफा के बीच हिचकोले खाते निकल रहे हो। लेखिका ने बताया है कि जब वे ऊपर की ओर चढ़ने लगे, ऊंचाई की ओर बढ़ने लगे तो रास्ते सकरे होने लगे, घुमावदार होने लगे और हिमालय भी अपने विशालकाय रूप में उनके सामने आने लगा। और उन यानी कि भीमकाय पर्वतों के बीच और घाटियों के ऊपर बने सकरे, कच्चे और पक्के रास्तों से गुजरते समय उन्हें ऐसा लग रहा था कि मानो वे किसी सघन हरियाली वाली गुफा के बीच से हिचकोले खाते निकल रहे हों। इस बिखरी असीम सुंदरता का मन पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि सभी सैलानी झूम कर गाने लगे, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। यानी कि उस प्राकृतिक सुंदरता का सब पर इतना ज्यादा असर हुआ कि उसको देख करके जो सैलानी थे वे गाने लगे कि सुहाना सफर और ये मौसम हंसी।